17 अप्रैल 1927 को जन्म और 80 वर्ष की उम्र में 8 जुलाई 2007 को वह नहीं रहे। देश के सबसे नाजुक मोड़ पर, जब देश बिल्कुल आर्थिक रूप से बैंकरप्ट होने, कंगाल होने के कगार पर था और पिछले 25-30 वर्षों की आर्थिक नीतियां जो 80 के बाद चल रही थी उनके कारण कंगाल होने के कगार पर था, तब जिस व्यक्ति ने देश को बचाया, जो देश आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने का सपना देख रहा है, कि इस देश सिर्फ चंद्रशेखर को है, ये याद रखिए। वह देश के आखिरी प्रधानमंत्री रहे, बड़े नाजुक मोड़ को अनेक चुनौतियों का उन्होंने सामना उन्हीं कम समय में किया। 15 वर्ष की उम्र में 1942 में बलिया बगावत में छात्र के रूप में उनकी हिस्सेदारी थी। इससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक चेतना हम समझ सकते हैं। उनका राजनीतिक जीवन लगभग 65 वर्षों का रहा, 1942 से 2007 तक का सक्रिय। 15 वर्ष तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, 1962 से 1977 तक। 1977 से 2007 के बीच लगभग 8 बार उन्होंने बागी बलिया से लोकसभा में सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। एक बार 84 से 89 के बीच वह चुनाव हारे या हराए गए। इस तरह 40 वर्षों तक वो भारतीय संसद के सदस्य रहे, उच्च सदन और लोकसभा के। इन 40 वर्षों में हम याद रखें, सिर्फ 3 वर्ष वो भी केंद्र में सत्तारूढ़ पहली गैर कांग्रेसी सरकार वाली जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे। और सबका कम समय में समाधान निकालने का भरसक प्रयास किया। उनकी सरकार इसलिए गिराई पूरी जिम्मेदारी से, और अनेक करते हैं जो पुस्तकों में लिखा है, प्रमाणित करते हैं, और अभी के पुस्तकों में कई आए हैं। और उनकी सरकार इसलिए गिराई गई ताकि अयोध्या का हल निकालने का श्रेय उनको न मिले। नहीं तो बातचीत से श्रेय निकालने के करीबों पहुंच सकते थे, इसलिए सरकार की बात लिखी है और अनेक लोगों ने लिखी है। मैं आपको बता रहा हूं, उनके व्यक्तित्व के 4 पहलू हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए कि हमारे देश में कैसे प्रेरक लोग हुए। पहला, कन्विक्शन, आस्था। जिसको जिन चीजों को, विचारों को माना वक्त तक मानते रहे, वो गलत और सही हो सकती है, उसमें बहस हो सकती है, पर उनका कन्विक्शन अपने कमिटमेंट और अपनी आइडियोलॉजी और समाज बात के प्रति अंत तक रहा। इसीलिए जो पुस्तक अंग्रेजी में हमने लिखी उनकी जीवनी पर, वो पहली अंग्रेजी की जीवनी, द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। उनमें अद्भुत रूप से कन्विक्शन था, या नियास था, यकीन था अपनी चीजों को, और इसको पाने के लिए अद्भुत रूप से उनमें करेज था। ये सिर्फ कन्विक्शन नहीं था, बल्कि करेज था, साहस और हौसला था। और इस अपने संकल्प को साकार करने के लिए कंट्रीब्यूशन जो समाज को दे सके, वो कंट्रीब्यूशन की क्षमता भी उनमें। तो कन्विक्शन, करेज, कंट्रीब्यूशन और फॉरसाइट, योगदान और विरासत, और उसके बाद सिविलिटी, इसे शिष्टा मर्यादा। हर दल में उनके परिचित आपको मिलेंगे, कोई उनके जीवन में उनका दुश्मन नहीं रहा। ये सिविलिटी, ये मर्यादा राजनीतिक जीवन में आपको अद्भुत रूप से उन्हें दिखाई देगा। ये 4 चीजें उनके जीवन के विशिष्ट पहलू, कन्विक्शन, करेज, कंट्रीब्यूशन और फोरसाइट और सिविलिटी। मैं सिर्फ एक पक्ष पर आपके सामने अपना विचार रखूंगा, वो उनके करेज के बारे में बहुत संक्षेप। साहस का जो मैं साहस की परिभाषा कभी भूल रहा था कि साहस कहते किसे। मुझे अमेरिकन दार्शनिक, एक अमेरिकन फिलॉसफर जो परिभाषा मिली, जो कभी अमेरिका में बड़े जाने माने वहां के सीनेटर रहे और एक टाइम युद्धबंदी, उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है कि फाइंड करेज एज ए ड्रीम,
फॉरवर्ड बिजनेस रिव्यू में छपा भैया that rare moment of unity between concern, fear and action. When something deep within us strikes the flint of love, of honor, of duty to make this spark that fires our resolve. अगर हिंदी में आप मुझसे पूछें तो इसका भावार्थ क्या है? जीवन का वह दुर्लभ क्षण, यानी साहस है क्या, करेज है क्या? जीवन का वह दुर्लभ क्षण, अवसर जब आपकी आत्मा विवेक और भय के बीच एक समन्वय हो, एकता हो, और आप जिन चीजों के प्रति जीवन में समर्पित है, जिनके प्रति आपकी प्रेम और अगाध आस्था है, उनके प्रति, उन आदर्शों के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति, और जो फर्ज समाज का वादे करते हैं, उन सबसे मिलकर जो आपके अंदर संकल्प पैदा होता है, उस संकल्प की आग को आप लोग प्रज्वलित करते हैं, वो रेयर मोमेंट करेज के बारे में दिखाई पड़ जाता है। और चंद्रशेखर करेज की जीवित उदाहरण है। आपको दो उदाहरण सुनाता हूं उनके जीवन से। आप जानते हैं जब कांग्रेस में गए, कांग्रेस में कुछ सक्रियता 65 से लगभग 74-75 तक रही, जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुने हुए मेंबर के रूप में गिरफ्तार किए गए। ये पहली घटना थी इतिहास की। तो जब वो कांग्रेस में गए तो बहुत, आप जानते हैं कि उनकी भूमिका युवा तुर्क के रूप में, जो कांग्रेस बिल्कुल अपने कमजोर दिनों की ओर, बिल्कुल एक, आप देखेंगे 62 के बाद कांग्रेस की हालत अन्य हिस्सों में बड़ी लगातार कमजोर होती जा रही थी। तरह तरह के विरोध, तरह तरह के आरोपों प्रत्यारोपों से कांग्रेस घिर रही थी। उन दिनों चंद्रशेखर जी ने युवा तुर्क के रूप में पूरे देश में कांग्रेस को एक नई गति और ऊर्जा दी। युवा तुर्क के रूप में उनकी भूमिका को दुनिया ने सराहा। उस पर अनेक चीजें लिखी गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, और वो अपने कन्विक्शन में, अपने संकल्प में कितने क्लियर थे, इसका उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने उन दिनों राज्यसभा में अपनी बात से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी पत्रिका ये में निकालते थे, ऐसा होता क्षण मित्रों, जब वो पत्रिका में एडिटोरियल जो लिखते थे, वो सारे बड़े अखबार, विद्यार्थी के रूप में मैंने 72 से 74 में देखा है कि वो सारे बड़े अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, उनके बैनर हेडलाइन पढ़ते थे। ये उनके लेख की सबसे की भूमिका, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। तो कांग्रेस के बंटवारे के बाद दिलचस्प इतिहास है। बैंगलोर में जब ये मीटिंग हुई, इंदिरा जी ने उनको बुलाया, जो बड़ी हताश और निराश थी, तो उस प्रकरण में भी चर्चा नहीं करना चाहता। अंततः इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी बनाए गए कि वो राष्ट्रपति के अगले प्रत्याशी हुए। अगले दिन चंद्रशेखर जी बेंगलोर में रुक गए, बाकी सभी लोग वापस नहीं आए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रेस वालों ने पूछा कि भाई अब आप क्यों कांग्रेस के राष्ट्रपति के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी चुने गए हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? उनका सार्वजनिक बयान है, कहा बेंगलोर में संवाददाता सम्मेलन में, आई सेल थ्रो माई वोट इन द अरेबियन सी, मैं अपना वोट अरब महासागर में डाल दूंगा, पर किसी कीमत पर संजीव रेड्डी को वोट नहीं दूंगा। कांग्रेस के वो उनका सुनाव होता था, उनकी गिनती होती थी, वो निर्णायक इंदिरा जी उन पर सबसे डिपेंड कर रही थी उन दिनों। पर जब उन लोगों ने प्रत्याशी चुन लिया तो यह कहने का, डिफर करने का साहस चंद्रशेखर ने दिया। गलत था, सही था, उस पर मैं बहस करेंगा, पर जिस पर आप विश्वास करते हो, बात खुलकर कह सके, ये जीवन का रेयर मोमेंट होता है जो चंद्रशेखर में लगातार भरा हुआ है। मैं दूसरी बात जो बाद में को बनवाया, हमारे जाने बड़े सारे तथ्य हैं उसमें। जब वो लिखते हैं कि जब सारे नेता 25 जून को रात में पकड़ लिए गए और हरियाणा में जब इन्हें जेल में रखा गया कुछ दिनों के लिए, तो कहीं मैं मिलने गया सबसे, ताकि इनके बिहार पर कोर्ट में कोई केस न मूव कर सके। तो जो जेपी गोयल क्या कहते हैं कि मैं गया, सबसे मिला वहां, जिसमें राजनारायण जी, मोदी, ये
सारे बड़े लोग को चंद्रशेखर जी ने गेरुआ कपड़ा पहना हुआ था। कहा कि पूरी बातचीत होती रही पर वो एक शब्द नहीं बोले। गोयल ने आगे लिखा है, एक बात मुझे पीएम खातून को आप जानते हैं, लीगल माइंड थे, बड़े पहुंचे हुए सामान्य व्यक्ति, जेपी के डीजीपी को ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर की याचिका पर बंदी किया जाए तो बेहतर। तब तक चंद्रशेखर जी को पंजाब भेजा जा चुका था, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इमरजेंसी में भी लोग मेरी जानकारी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे गए। एक जब काशी जो थे अलग रूप में, लेकिन एक जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे चंद्रशेखर जी। तो कानूनी जी ने कहा कि इनमें से सिर्फ चंद्रशेखर जी अगर हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं तो उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि गिरफ्तार सभी लोगों में एकमात्र चंद्रशेखर ही ऐसे हैं जो कांग्रेस कार्य समिति के चुने हुए सदस्य हैं। कांग्रेस को चलाने वाली सबसे बड़ी बॉडी होती थी जो कांग्रेस के स्थापना के समय से चली आ रही थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब वो सब चीजें नहीं है दलों में वो, पर इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ 72 में चंद्रशेखर शिमला में उनकी इच्छा के खिलाफ एआईसीसी के मेंबर जीतने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और सुभाष बाबू, आपको याद होगा किसी बहुत पहले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, जहां तक याद है, सीतारमैया को चुनौती देकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराया था। उसके बाद ये दूसरी घटना थी जिसमें कांग्रेस हाईकमान की इच्छा के खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा होकर विजय होकर जीता, वो भी 72 में जब इंदिरा जी पीठ पर थी। तो राहुल जी ने कहा कि अगर वो हेबियस कॉर्पस दाखिल करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, बाकी किसी की नहीं सुनेगा, उनका दावा बन सकता है। तो उनके पास आगे भेजे गए, ये लिखा है हमारे जेपी गोयल वकील ने, जो भाजपा राज्यसभा के सदस्य लिख रहे हैं। कहा कि जब चंद्रशेखर जी पटियाला जेल में थे, कुछ लोगों को भेजा गया, उनकी सहमति दी गई कि आप जेल में जाकर मुझसे मिलने की सहमति दी। गोयल उल्लेख करते हैं चंद्रशेखर ने उन लोगों को बहुत धैर्य से सुना और फिर जो जवाब दिया वो बहुत याद रखिए, ये सब लोग जवाब नहीं दे सकते, कोई रेयर आदमी ही कह सकता। चंद्रशेखर जी ने कहा कि यह कोई अदालती लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नैतिक संघर्ष है, वो अपनी रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन कतई फाइल नहीं करेंगे, यानी जेल में रहना चाहिए। फिर जब उनकी जेल डाली का एपिसोड आपको सुनाता हूँ, क्या कन्विक्शन और साहस था। और हिंदुस्तान की राजनीति को अगर समझना हो, हिंदुस्तान के राजनीति के बड़े लोगों के चरित्र को भी समझना हो, तो उनकी जेल डायरी से बेहतर कोई जेल डायरी आजाद भारत में नहीं लिखी गई। वो जरूर पढ़िए जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है। वो एक जगह लिखते हैं, ये लगभग 76 की बात है, 76 जुलाई ऑनवर्ड्स की, एक मुझे याद नहीं है। लिखते हैं कि उन्हीं दिनों यानी 76 ऑनवर्ड्स में जो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का भय रहा पूरे देश में था, तो एक मेरे मित्र पाटियाला सेंट्रल जेल में मुझसे मिलने आए। उन्हें इंदिरा जी ने भिजवाया था। जिस दिन वे मिलने के लिए आने वाले थे, उससे एक दिन पहले मुझे जिले के अधिकारियों ने सूचना दी। उन्होंने मुझे उनका नाम नहीं बताया, शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। उनके आने पर जेल में बड़ी चहल पहल थी। जिले के अधिकारी उन्हें अहाते में लाए, यानी जहां चंद्रशेखर जी रहते थे, जिसमें मेरे कारागार की एकाकी जीवन की कोठरी थी। एक अहाते में उनकी कोठरी बना दी गई थी और बगल में जो कोठरियां थी उनमें फांसी की सजा पाए हुए 2 लोग थे। उसको भी बहुत चंद्रशेखर जी ने मार भी जेल जाए लिखा। चंद्रशेखर जी कहते हैं आगे, मैंने सबके साथ सवेरे का जलपान किया। उसके बाद जिले के कलेक्टर महोदय ने मुझसे कहा कि आपको बात करनी है इनसे। वो चंद्रशेखर जी के पहले के मित्र थे और वे यानी जिला के कलेक्टर अपने अधिकारियों के साथ बाहर चले गए ताकि मैं एकांत में बात कर सकूं। और मैंने उनसे कहा किसकी आवश्यकता थी, आपको बाहर न जाए, यह हाथा बहुत बड़ा है, हम लोग इसमें टहलते हुए बात कर लेंगे, बात भी हो जाएगी और
बदलना भी। मैंने यह भी कहा कि मेरे पास कहने की कोई बात नहीं, पता नहीं शायद इनको कुछ कहना हो। मेरे यहाँ उनका आना ही मेरे लिए अप्रत्याशित था, यानी जो उनके पुराने मित्र आए थे। टहलते हुए उनसे जो बातें हुई, उन बातों से मुझे आश्चर्य हुआ। इंदिरा जी के संदेश वाहक ने कहा, इंदिरा जी कम्युनिस्ट लोगों से परेशान हैं, वे कुछ नया करना चाहती हैं, नया कदम उठाएंगी, इसमें वो आपका यानी चंद्रशेखर जी का सहयोग चाहती है। चंद्रशेखर आगे बताते हैं, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि मैं कम्युनिस्ट विरोधी नहीं हूं, मेरा उनसे राजनीतिक मतभेद है, अवश्य है, इस कार्य में मैं इंदिरा जी की कोई सहायता नहीं कर सकता। चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में इंदिरा जी की सहायता नहीं कर सकते। तब उस व्यक्ति ने, जो इंदिरा जी के द्वारा भेजे गए थे, कहा, उस संदेश वाहक ने, कि फिर आपके जेल से छूटने का क्या होगा? आप क्या तो उस दौर को लगता नहीं था कि मैं दिल से उठेगी, और बहुत सारी तरह की चीजें, भय क्या होता है हवाओं विद्यार्थी के रूप में उन दिनों में उन्होंने महसूस किया। तो चंद्रशेखर जी से कहा गया कि आपके जेल जीवन का क्या होगा, तो उनका जो जवाब था केवल वो सब लोग नहीं दे सकते, इसलिए चंद्रशेखर गया। चंद्रशेखर ने कहा उन्हीं के शब्दों में, मैंने उनसे कहा कि सारी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हूं। 18 महीने की कारागार की एकाकी जिंदगी में मैंने अपना इरादा बहुत मजबूत बना लिया। एकाकी जीवन में उन्होंने महसूस, आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो उस पुस्तक को छोड़ नहीं सकते हो। 2 खंडों में पुस्तक है। यह फैसल चंद्रशेखर अपने निश्चय से न डिगने वाले, न वापस होने वाले और न डरने वाले, अपने स्वाभिमान से समझौता उनके मिजाज में नहीं। चंद्रशेखर की 2 बातें सुनकर इंदिरा जी के संदेश वाहक वापस लौट गए। फिर आगे क्या हुआ? चंद्रशेखर जेल की तन्हाई में रखे गए। फिर भी कांग्रेस कितनी बेचैन थी, और खासतौर से इंदिरा जी की चंद्रशेखर वापस आया, इसका प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुलदीप नैयर ने आपकी आत्मकथा में लिखा। कुलदीप नैयर कहते हैं, जो कुलदीप नैयर चंद्रशेखर जी के आलोचक थे, उन्होंने लिखा। एक दिन में 76 के अंत में कमलनाथ से मिलने गया। कुलदीप नैयर जी भी जेल में थे, गिरफ्तारी हुई। वो लिखते हैं कि 76 के लास्ट में मैं कमलनाथ से मिलने गया। कमलनाथ जी बड़े पावरफुल थे, संजय गांधी के मित्रों में थे, और देश में उनका एक अपना, संजय जी के मित्र होने के कारण एक अपनी अलग पहचान और रुतबा था। वे इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखे गए थे। आपको मालूम होगा, इंडियन एक्सप्रेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंदिरा जी की सरकार ने बदलवा दिया, उसमें सरकार की ओर से ये रखे गए कमलनाथ। कुलदीप नैयर जी ने लिखा है कि मैंने सीधे उनसे पूछा कि चुनाव होने वाले हैं, ऐसा सुना है, और संजय गांधी की शर्त से चुनाव लड़ेंगे। तो कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने कहा, यह अब तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी लोग अब तक जेल में बंद चंद्रशेखर से मिलने गए अपने दूत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी क्या करें। यानी चंद्रशेखर को वापस लाने के लिए इंदिरा जी कितनी बेचैन थी, कांग्रेस की कितनी बेचैन थी, ये लोग नहीं जानते। ये तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। जब चंद्रशेखर जी को पहले कहा गया कि आपको दिल्ली भेजा जा रहा है पूरी तरह रिहा करने के बदले, तब भी उनको जब दिल्ली वो आ गए और एक घर में रखे गए, यानी कि इसके आवास के बगल में भी जगह था जहां उनको रखा गया, तब किस तरह से उनको कांग्रेस के लोगों ने घेरना शुरू किया इंदिरा जी के कहने पर। तो उनके वरिष्ठ नेता थे घेदा सिंह, उत्तर प्रदेश। उन्होंने फोन किया कि मैं विरोधी पक्ष के साथ न जाऊंगा। चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया होगा रोचक है, तो नहीं बता, वो अलग है। चंद्रशेखर जी ने मना किया। उसके बाद चंद्रशेखर जी के गहरे मित्र थे जसवंत मेहता, वो गुजरात के गृह मंत्री थे और इंदिरा जी के बड़े खास लोगों थे। चंद्रशेखर के बहुत पुराने मित्र थे। और कई बार इन दिनों बीच में इंदिरा जी के प्रस्ताव लेकर आए। जब दिल्ली आ गए चंद्रशेखर जी और कुछ ही दिन थे रिहा होने में, तब वो 2-3 बार उनकी यहाँ गए। चंद्रशेखर जी को इंटेलिजेंस के लोगों ने तब तक बता दिया था कि आप रिहा होने वाले और चुनाव की घोषित जल्द आने वाले। उस दिन शाम में आए मिलने के लिए जसवंत मेहता। चंद्रशेखर जी को स्नेह से जस्सू कहते थे। तो भाग गई, इंदिरा जी ने हमें भेजा है और आप मेरे साथ चलिए। चंद्रशेखर ने कहा मैं तो जा नहीं सकता कि इंदिरा जी में बंदी हूँ, अगर मिलने आना चाह रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस दिन उनको रिहा करने की सूचना इंटेलिजेंस के लोगों ने दी कि आज आप रिहा होने वाले हैं, तो उस दिन भी सुबह आए
कहा कि भाई चलिए, कहा कि नहीं अभी तो अवसर आ गया तो वो मित्र थे, कहा कि क्या आप 9 महीने का तय कर रहे हैं क्या? कहा कि नहीं मैं मिलूंगा जरूर और उनसे बात पूछूंगा कि आपने कदम क्यों उठाया। लेकिन फिर 11 जनवरी 77 को चंद्रशेखर जी बिहार हुए, फिर मेहता आए होम मिनिस्टर गुजरात, कहा कि आप बिहार हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा मुझे मालूम है, इंटेलिजेंस के लोगों ने पहले बता दिया था। रिहाई का आदेश आया तो सबसे पहले रामनाथ गोयनका और गांधी साथ में राधाकृष्ण जी आए। जब मैं बाहर निकल कर आया तो जस्सू यानी जसवंत मेहता गाड़ी लिए बाहर खड़े मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए इंदिरा जी के यहाँ वहां मिलने के लिए पूछा करें। मैंने कहा जस्सू तुम भी अजीब हो, जेल से छूटकर पहले मैं घर में जाऊँ, इंदिरा जी के घर जाऊँ। रात को फिर 11 बजे वही कहने के लिए आए कि आप चलिए इंदिरा जी के यहाँ। चंद्रशेखर जी ने कहा कि जल्दी क्या है। मित्र के नाते जस्सू ने पूछ ही लिया कि क्या इंदिरा जी से कभी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ये बात तो अवश्य करूंगा, ये पूछने के लिए ये सब कदम उन्होंने क्यों उठाया। बात के संस्मरण और है कि वो इंदिरा जी से मिले जब सरकार बन चुकी थी और सब काम हो चुका था। बाद में इंदिरा जी परेशानी में थी, वो मिलने गए और उनका घर वगैरह खाली कराने की जो सोच रहे थे। उन्होंने कहा मुराद जी को कि उस परिवार ने आनंद भवन दिया है, ये काम नहीं होना चाहिए। तो हर संभव व्यक्तिगत मदद करना, मानवीय रिश्ता रखना, ह्यूमैनिटी जिसे मैंने कहा वो मर्यादा रखना और अपने कन्विक्शन में अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीना, ये थे चंद्रशेखर। और बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बता सकता हूँ। अंत में एक बड़ा धार्मिक आपको प्रसंग उनके जीवन का सुनाऊंगा। मैं सब उनके जीवनी पर उनके काम कर रहा था हिंदी में, तो सबसे पहले अंग्रेजी में हम लोगों ने इसलिए उचित चर्चा करना क्योंकि अंग्रेजी पत्रकारिता को लेकर बहुत सारे धारणाएं थी। हिंदी में कर रहा हूँ तो मुझे उनके और बहुत सारी सामग्री और संस्मरण उनके जीवन के मिले हैं। उन्हें एक संस्मरण मिला जब पहली बार मुझे पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है तो क्या महसूस किया। तो यहाँ हज खास में जहाँ पर उनको डॉक्टर के स्कैन करते थे बहुत दिनों से उनके बैक पेन के लिए या जहाँ उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता था, उस डॉक्टर ने लिखा उनसे मिला है बात। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह जैसे वो आते थे जब बीमार होते थे उनके स्कैन वगैरह करने का काम सारा नहीं करते तो हम बैठते थे खुद स्कैन करते थे। तो उस दिन मैं जब स्कैन पर बैठा तो मेरे जब हाथ कांपने लगी और काम नहीं कर तो ऐसा है चुका था। वो बैक पेन की बात लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि वो प्राय आते थे हमारे यहाँ और उनकी आदत थी कि जब भी आते थे तो पहले बैठकर बात करते थे हमारे पास, फिर जाकर के मैं उनका जब पूरा स्कैन कर लेता था तो मेरे कमरे में कॉफी पीते थे और मुझे आकर रिपोर्ट देनी होती थी, बतानी होती थी कि कैसा है क्या पाया। कहा कि उसने जब स्कैन कर लिया तो मेरे पाँव नहीं उठ रहे थे, मैं बिल्कुल घबरा गया, कैसे ही जाकर उनको फिक्स करूँ, कहूँगा क्या। तो उन्होंने भेजा किसी को, भाई क्या हो गया, डॉक्टर को देर आने बोली आने में। फिर मैं गया, मैं बिल्कुल अंदर से साहस हो रहा था, मेरा मन मान रहा था और मेरे लिए एक तरह से इमोशनल आघात था कि मैं कैसे उनको बताऊं, क्योंकि उनसे हम सब अटैच थे, उनके पास साल समय बैठे तो सही। तो कहा कि जिस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने एक उनका जो आत्मसम्मान था, जो एक तुम समझ डॉक्टर ने इस्तेमाल किया, बाकी जो कन्विक्शन था वो तेज था, जिस तरह से मैं गलत नहीं बोल सका। मैं कहा सर आपको कैंसर है। फिर पूछा उसी स्पिरिट में किस स्टेज में है। ये बात करने के बाद लिखते हैं कि जीवन में मुझे पहली बार ये व्यक्ति मिले जिनको बताया गया कि आपको रोग है, अरे पर उन पर जरा भी शिकन का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु के आते हुए समय को वैसे ही लिया जैसे जीवन को। कहा कि ऐसा मैंने किसी को अपने जीवन में साथ नहीं देखा। हम लोग वीडियो बनवाने के लिए जब इस तरह की मूवी जाया करती तो बहुत सारी मूवीज आई, आनंद कभी जूता भी नहीं खोला, यही है दिक्कत। वीडियो फोटो आ रहा, जूता भी नहीं खोला। अरे बहुत अच्छी तरह से यहाँ स्मरण कर रहे हैं
हम उनसे सीखें, प्रेरणा पाएं और भविष्य के लिए ऊर्जा ग्रहण करें, यही मेरी कामना है। मैं बहुत धन्यवाद पुनः सभी आयोजकों को, रवि आनंद जी को, आनंद जी सबको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।